वेलकम बैक नाज़रीन। सेनेट के इलेक्शंस पे आते हैं जहां पे जनाब मुराद सईद, मिर्ज़ा अफरीदी समेत पीटीआई के 6 उम्मीदवार कामयाब हो गए। और जो एक फार्मूला मैंने अपने प्रोग्राम में डिस्कस किया था, जीयूआई से भी पूछा था, पीटीआई से भी पूछा था कि आप लोगों का फार्मूला तय हो गया है 6-5 का, उस वक्त उन्होंने उसको कुछ कंफर्म किया नहीं था। लेकिन उसी फार्मूले के तहत देख लें कि आज ये इंतखाबात भी हो गए हैं और उसके नताइज भी हो गए। अच्छी बात है, हॉर्स ट्रेडिंग को रोकना चाहिए। डिस्कशन में लेके आते हैं इसको। कर्नल साहब, मुझे ये बताइए कि फार्मूला 6-5 कामयाब हो गया, अच्छी बात है, हॉर्स ट्रेडिंग को रोका गया है, मिल बैठ के मामला तय कर लिए गए हैं। मेरे ख्याल में जनरल इलेक्शंस में भी यही हो जाना चाहिए, मिल बैठ के मामला तय कर लिए जाए और आवाम के अरबों रुपए बच जाएं। इलेक्शंस की क्या जरूरत है? मुझे इजाजत दीजिएगा, सिलेक्शन नहीं हो जाए हर दफा। मुझे इजाजत दीजिएगा। जी जी। गोरा साहब जाते जाते बांट गया था, जमीनें भी बांट गया था, खिलाफतें भी दे गया था, अपॉइंटमेंटें भी दे गया था। अगला सिस्टम पार्लियामेंटें भी आपको दे, फैमिलीज को एरिया वाइज कॉन्स्टिट्यूएंसी जिसको आप कहते हैं, उसमें आप सारे इलेक्शन उठा के देख लें और कैंडिडेट की लिस्ट देखें कि किस बरादरी से। ठीक है, आप किसी पार्टी का वो पार्टी ए में जाए, बी में जाए, सी में जाए, बरादरी वाले तो यहाँ तक भी मोनोपोलाइज्ड हो गया है कि एक बाई पीएमएलएन में है, दूसरा बाई पीटीआई पे है और दोनों की अपॉइंटमेंट पे हैं और रातों रात आए हैं। अच्छा। पैराशूट से आए हैं, पैरा ट्रूपर है, पैराशूट से आए हैं। और टॉप इधर तो जो तमाशे होते हैं वो तो इतने विजिबल हैं, उनके ऊपर कुछ कहने की जरूरत नहीं है। ये सब मामला मिली जुली गेम है। आप निकाल लें इस डेटे को, निकाल के, बड़ा खौफनाक डेटा है। जब सामने आएगा तो आपको बिल्कुल फैमिलीज भी पता लग जाएंगी, बंदे भी। और यही डेमोक्रेसी, ये जुबैर साहब में थे और असद साहब, जी मैं नाम नहीं लिए, मैं नाम नहीं लिए, बहुत सबको पता है, मैं बहुत सारे नाम ले सकता हूँ जी, और भी हैं। मैं बेशुमार आधी पार्लियामेंट। फिर ये भी होता है कि आपने 20-30 साल एक पार्टी में गुजारे हैं और इंतहाई क्या कहना चाहिए, मैं लफ्ज़ सख्त कह दूंगा, तो आप पार्टी चेंज करते हैं, रातों रात दूसरी में चले जाते हैं आपको। और फिर ये भी होता है, ये सेनेट है, थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगी, पार्टी चेंज करते हैं या पार्टी चेंज करवाई जाती है? जी मैं दोनों ही चलते हैं। आप मफाद उनका अपना होता है। मैं एक चीज़ और अर्ज करता हूँ, पैसे भी चलते हैं, टिकटें भी बिकती हैं। बिल्कुल ऐसे। कौन सी पार्टी है जो कहती है नहीं बिकती? कौन सा इलेक्शन है जिसमें नहीं बिकती? और ये भी, ये सेनेट तो खास तौर पे, ये इसके इलेक्शन तो इतने बदनाम है कि ये लिए दिए बगैर तो होती नहीं। ये तो जब कैंडिडेट पिकअप होते हैं तो उस वक्त तय हो जाते हैं मामले। और ये वो है जो कि 5-10 करोड़ पे नहीं मुकता, ये 20-30-50 करोड़ तक बोली लगती है। जिन्होंने सेनेटर बनना है ना जी, उनके पीछे कोई ब्लैक मनी दफनाई होती है उन्होंने कोई 10 घरों में, वो उसको कवर करते हैं, वो अपनी पोजीशन बनाते हैं। इसलिए पोजीशन बनाते हैं कि वो इसी किस्म के वाकयात और अपनी दौलत में इजाफा कर सके। ये एक सिस्टम चल, और दौलत में इजाफा होता रहता है। कोई डेवलपमेंट फंड मिल रहा है, कोई ये, और वो भी फिर पहले होता है कोई करोड़, 2 करोड़ को 3 करोड़, अभी वो भी 50 करोड़ से ऊपर 2-2, 3-3, 4-4 बिलियन तक मिलता है। किसको नहीं पता कि ठेकेदारी निज़ाम चलता है। ये ठेकेदार हम खेलते रहते हैं। किस लिए खेलते हैं? इसलिए कि ठेकेदार से किकबैक मिलती है, कमीशन मिलती है, घर पहुंच जाती है। अब फ्लड आता है, हम क्यों नहीं करते? हम फ्लड की, अर्बन फ्लडिंग को क्यों नहीं ठीक करते? फ्लड का मैनेजमेंट क्यों नहीं करते? आज 78 साल हो गए हैं। इसलिए उसके रिलीफ के पैसे को भी दाएं बाएं होते देखते हैं। उसके बाद लोग मरते हुए भी हम देखते हैं। एक पूरा साइकिल 2-4 महीने चलता है, उस पर कैश भी करते हैं। और अगली बात ये कि आप फ्लड मैनेजमेंट, अगर आप फ्लड मैनेजमेंट कर देंगे और कुछ भी ना करें, आप गांव में छप्पड़ ही बना दें, वो कच्चे छप्पड़ ही बना दें, आप उसको ब्रिक लाइन भी ना करें, आप पाउंड नहीं ना बना सकते। आप कहते हो डैम बनाने हैं, ये करना है, वो कहो भाई आप डैम शैम के काबिल तो रहे कोई नहीं। आप तो पैसे, आप तो कर्जा खेल के आपसे उसका सूद ही नहीं अदा हो रहा, आपके बजट में पैसे ही नहीं बचते। आपने चारों तरफ से जब घेरा तंग हो गया है तो फिर कम से कम इतना कर दें कि जिधर सरकार की जमीनें पड़ी हैं हर गांव में, क्यों नहीं उसके अंदर स्टोरेज बनाते? क्यों नहीं पॉन्ड बनाते, छप्पड़ बनाते? प्रायोरिटीज नहीं है सर। क्यों नहीं आपने ये आपका दरियाए सतलुज और रावी जो आपने दे दिए हुए इंडिया को,
और खुशक पड़े हैं, ज़मीनों पे कब्जे होके उधर हाउसिंग सोसाइटीज़ बन रही हैं, क्यों नहीं उसको और 20 फुट नीचे ले जाके पानी उधर, आप फ्लड का पानी उधर रोके, उसके बाद में इरीगेशन के लिए इस्तेमाल करें। साहब, इट्स ऑल अबाउट प्रायोरिटीज, हमारी गवर्नमेंट की या हमारे हुक्मरानों की प्रायोरिटीज नहीं है मसाइल हल करना। मसाइल से तो बात ये है कि इस सारे तरफ से बांधा हुआ सिस्टम है। ठीक है, ये मामलात कोई पार्लियामेंट में या कोई इधर या कोई इलेक्शन में या बैलेट बॉक्स में तय नहीं होते। ठीक। और जब किसी का कुछ नहीं तो फिर वो जानबूझ के, अगर पार्लियामेंट में भी तय नहीं होते तो किधर तय होते हैं? घरों में तय होते हैं जी। चले, ठीक है, ले दे के तय होते हैं। और मेरी जुबान खुलवाने नहीं, पैसे गिन के तय होते हैं, पैसे गिन के तय होते हैं। सरदार साहब की तरफ जाते हैं। सरदार साहब, कर्नल साहब ने तो खुल के बता दिया, ले दे के मामला तय होते हैं, पैसों से मामला तय होते हैं, घरों में तय होते हैं, पार्लियामेंट के मामला हैं पार्लियामेंट में तय होने वाले, लेकिन पार्लियामेंट में तय होते नहीं। और ये बड़ी अनफॉर्चुनेट सी सिचुएशन है। सर, ये जो सीट एडजस्टमेंट फार्मूला 6-5 का तय हुआ था, बज़ाहिर तो हम देख रहे थे कि पीटीआई के नाराज़ अरकान बड़ा स्टैंड कर गए थे उस बात पे, लेकिन हुआ वही जो सीएम केपी ने चाहा था, और वो 6-5 का फार्मूला बहरहाल कामयाब हो गया। सरदार साहब, आपको क्या विफाक में भी ये फार्मूला इम्प्लीमेंट होता हुआ नजर आ रहा है, या ये सिर्फ सूबे की हद तक था, यहीं पे दफन हो जाएगा बस? जो फरमाया बिल्कुल ठीक फरमाया जी। मैं आपको बताऊं, काश के टाइम इतना होता या फिर आप लोग सेमिनार करवा लें। मैं आपको बताता हूं कि धांधली के क्या क्या तरीके इस्तेमाल हुए हैं जी। मैं आपसे कहूं कि मैंने धांधली होते हुए देखी है, कई बार देखी है। मेरे वालिद के खिलाफ जिस तरह की धांधलियाँ रही हैं पिछले अदवार में, इलेक्शंस में, मेरे वालिद चीफ मिनिस्टर थे जब मार्शल लॉ लगा जनरल ज़िया का, तो उसके बाद जो है ना उनके साथ जो कुछ हुआ मैं आपको बताऊंगा जी, ठीक है ना। मुझे हर तरीका पता है। पाकिस्तान की बदकिस्मती, अब ये जो फार्मूला हुआ है इनका, आपने कहा केपीके में, ये भी हिंदू का बच्चा कुछ देख के गिरता है, वैसे नहीं गिरता जी। उसको कोई फायदा नजर आता है गिरने में, वो अपने कपड़े खराब कर लेता है, कीचड़ में गिरता है। तो अब ये हम इस चक्रव्यूह में फंस गए हैं, इससे निकलना बहुत मुश्किल है। पार्लियामेंट अपना काम नहीं कर रही है, अदालत अपना काम नहीं कर रही है, एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम नहीं कर रही है, मतलब कोई भी अपना काम नहीं कर रहा। जब तक हर आदमी अपना काम करेगा तो ये मुल्क जो है ना सुधर सकता है, वरना मैं आपको इंडिविजुअल धांधलियों के भी किस्से सुनाऊं, बड़े मज़ेदार किस्से हैं। ज़बरदस्ती की भी बताऊं आपको। फिर जनरल ज़िया को अल्लाह आप किसी भी कोने में रखे, जन्नत में या दोज़ख में, लेकिन उन्होंने ये जो दिया, फंड्स दिए ना एमपीएस को, एमएनएस को और दूसरों को, उसने बहुत ही ज़्यादा पॉलिटिकल सिस्टम को, एडमिनिस्ट्रेशन को और हर जगह खराबी फैला दी है जी। लाखों करोड़ों आवाम के आते हैं, मैं उसमें से वो लेता हूँ, कमीशन लेता हूँ और काम करता हूँ अपनी मर्जी का। तो अब ये मुल्क जो है ना पड़ा हुआ है, क्या क्या उसमें अस्पताल में, इसको ठीक करना है तो सही, वरना एक से एक नया तरीका निकल आएगा। वो फ्रैंकनस्टाइन जो है ना वो मॉन्स्टर बनाता जाएगा, और मुल्क की जो हालत है आप देख लीजिए। बहुत आसान काम है, जो रिजल्ट आता है हम काम करें, अपना हर आदमी अपना काम करे तो काम हो सकता है। मैं आपको छोटी सी बात बताऊं, खुद सताइशी नहीं है। मैं केयर टेकर चीफ मिनिस्टर था बलूचिस्तान का 13 में, मैंने एक भी मिनिस्टर नहीं लिया। आप आइए जी मेरे ऊपर जो ना वो लगा दीजिए और देख लीजिए कि मैंने क्या किया। हालात अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कंट्रोल में थे, मैंने सब कुछ आवाम की खातिर किया। मैंने फंड्स से सीक्रेट फंड पुलिस को दिए कि ताकि अपनी वो जो खराबियाँ थी, जो वे यहाँ पे दहशतगर्दी थी, उसको कंट्रोल करने के लिए जो मुझसे मांगा गया मैंने उनको दिया। और मैं आज, मेरी आंखें ऊंची हैं, कोई भी आए साबित करे मुझ पे, मेरी गर्दन उतार दें आप लोग जी। हमको अब सच्चा होना पड़ेगा। माँ कमज़ोर है, माँ बहुत कमज़ोर है। उसकी माँ के बेटे जो है ना वो अच्छे बच्चे नहीं है, अच्छा नहीं कमा के आते। अब वो कमज़ोर माँ कुछ नहीं कर सकती बेचारी, अब वो दुआ भी कर कर के थक गई है। तो अभी हम सबको सोचना होगा, जो जहाँ बैठा है अपनी उस जगह को बराबर करेगा तो
मुल्क बहुत खूबसूरत है, हर चीज़ हमारे पास है, लेकिन कुछ लोगों ने जो ना बड़ा क्या कहें उसको, मैं कहना चाहूँगा जी माँ कमज़ोर है। सरदार साहब इजाज़त दीजिए कि बाप डंडा पकड़ के, माँ कमज़ोर है, वाकई कमज़ोर है, बाप को डंडा पकड़ना पड़ेगा, इसका बाप ढूंढे, उसको डंडा चलवाने में उसको असिस्ट करे। ठीक है सर, मैं ब्रिगेडियर साहब से दोनों पॉइंट्स का जवाब ब्रिगेडियर साहब से ले लेती हूँ सरदार साहब, क्योंकि वक्त की बहुत किल्लत है मेरे पास। सरदार साहब मैं आपसे अर्ज करूँ, छोटी सी बात, बिल्कुल सही है, माँ कमजोर तो हो गई है, बाप सोतेला हो गया ना जी, बाप ओरिजिनल नहीं है, बाप ओरिजिनल आएगा तो जवाब मिल गया, बाप सोतेला है, माँ कमजोर है, बच्चों को किसने सुधारना है। मैं ब्रिगेडियर साहब से जान लेती हूँ। ब्रिगेडियर साहब, सर अपोजिशन के उम्मीदवारों की तैयारी, हुकूमती मशीनरी की मौजूदगी, क्या इलेक्शन वाकई मुकाबला था, एक रस्म पूरी हुई थी, 6-5 का फार्मूला ऑलरेडी तय था, उसी के मुताबिक रिजल्ट सामने आए हैं। पंजाब से हाफिज़ अब्दुल करीम का वाज़ेह कामयाबी और अपोजिशन का उसके मुकाबले में बहुत कमज़ोर कैंडिडेट खड़ा करना, ये सारी किन चीज़ों की सर इंडिकेशंस हैं ब्रिगेडियर साहब? इलेक्शन में देखते रहे हैं कि जहां पे जारी बात है, जिसको कहते हैं मनी मेक्स द मेयर गो, ये एक बड़ा फैक्टर है। उसके बाद कॉम्प्रोमाइजेस होते हैं, गिव एंड टेक होते हैं, अंडर द टेबल, बिलो द टेबल, ये चीजें चलती है। हाँ, कुछ जगह पे जेन्युइन कॉन्टेस्ट भी होते हैं, लेकिन ये पाकिस्तान की सियासत है, अभी मैं और आप इस पर कुछ नहीं कर सकते। दूसरी बात ये है कि देखें, नए चेहरे, जब भी इलेक्शन, सेनेट के इलेक्शन हो या वैसे बाकी पार्लियामेंट्री इलेक्शन भी, नेशनल असेंबली, प्रोविंशियल, भाई कोई नए चेहरे आए, फ्रेश चेहरे आए। मैं देखता हूँ वही लोग जो पहले एमएलए थे, वो 2-3 टेन्योर में, अब जरा वो सेनेटर भी बन रहे हैं। मिर्जा अफरीदी के नाम पे बड़ा इशू है। मिर्जा अफरीदी का अब तो ये भी कहा जा रहा है कि उसका तो नाम एक्चुअल लिस्ट में था ही नहीं, वो सेनेटर भी बन गए। सर मिर्जा अफरीदी, पीटीआई के जो सेनेटर आज मुंतखब हुए हैं। मैं उसी तरफ आ, मुझे मौका देना, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। अब इस सेनेट इलेक्शन में एक बड़ी सख्त पीटीआई के अंदर जो डिवीजन क्रिएट हुई है, और मैं समझता हूँ कि वेरी बैड फॉर द इमेज ऑफ द पीटीआई। जाहिर बात है, पीटीआई डिवाइडेड है, उनके जो नजरियाती लोग हैं वो सीन में है नहीं है, जो जिनको आप कहते हैं पैराशूटिस्ट के, ये नॉन नजरियाती, मोस्ट ऑफ देम वो इन्फिल्ट्रेट कर गए। तो पीटीआई का जो अपना ओरिजिनल कैरेक्टर है वो तो सामने नजर नहीं आ रहा है, और यही वजह है कि फिर ये फार्मूला और ये तमाम चीजें कॉम्प्रोमाइज सामने आती हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, देखें ये जो, लेकिन एक बात शुक्र है कि रिजर्व सीट जैसे भी है, जैसे भी वो मसला हल हुआ है, 2024 के इलेक्शन के बाद मामला लटका हुआ था, वो मामला हल हुआ है, वेदर गुड और बैड, जो भी लोगों के उस पर तासुरात हैं, और फिर उसके बाद सेनेट जो नामुकम्मल चल रहा था, कम अज कम वो पूरा हुआ। अब आज मैं देख रहा हूँ, अपना लोग बता रहे हैं कि अब ऑपोजिशन के 2/3 मेजोरिटी जो है वो गलबन सेनेट में हो गई है। तो ठीक है जी, वो फॉर्मूले भी चलते हैं, 2/3 मेजोरिटी भी अगर आ जाती है तो गुड, दैट इज हाउ द पॉलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान कम से कम चल तो रहा है ना मामला। लेकिन एक बात मैं कंसेप्चुअली कहूंगा, रिजर्व सीट्स को मामला मेरे ख्याल जनरल मुशर्रफ के दौर में आया था। इसका विजन और था, मकसद और था कि जनाब ऐसे लोगों को लेके आए जो कि खवातीन के खास कर केस में वो सही मानों में अपने अपने शोबे में उनकी एक महारत हो, दे शुड बी नोन एक्सपर्ट्स इन देयर ओन फील्ड, और वो आए और आके वाकई नेशनल असेंबली में या प्रोविंशियल असेंबली में कंट्रीब्यूट कर सके अपने फील्ड के हवाले से। लेकिन अब देखा ये गया ओवर द इलेक्शन, ओवर द पीरियड, कि जनाब रिश्तेदार आते हैं, दोस्त आ जाते हैं, लोगों को नवाजा जाता है। मैं समझता हूँ ये वक्त आगे रिजर्व सीट का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो बेसिक उसको मकसद के लिए किया गया था, इसको रिव्यू करना चाहिए, ताकि उस पर कानून साजी होनी चाहिए, उसका कोई हल निकलना चाहिए। क्योंकि ये बंदर बांट होगी, ये लोगों को गिफ्ट करना, इनाम देना वगैरह, ये चीजें खत्म होनी चाहिए, नॉट गुड फॉर आवर पॉलिटिक्स। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं ब्रिगेडियर साहब। चूंकि मेरे पास वक्त बिल्कुल खत्म हो गया, लास्ट 30 सेकंड से मैं कर्नल साहब से लास्ट पॉइंट ले लूँ। कर्नल साहब, विफाक में ये इम्प्लीमेंट किया जाएगा फार्मूला? लास्ट 30 सेकंड्स। जी, फार्मूला वफाक में इम्प्लीमेंट किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, मेरा ख्याल है कि जिन्होंने फैसले करने हैं वो उनका आपस में मामलात नेगोशिएट हो रहे होंगे। चलें एक शॉर्टली एक और क्वेश्चन ले लें साथ। जिनके खिलाफ इन्होंने तहरीक चलानी है, एहतजाज करना है, उन्हीं के साथ मामला तय करके सेनेट में पहुंच गई है तरीके साहब।
कौन सी तहरीक और कौन से बच्चे जिन्होंने आना था और कौन के मामलात, मेरा ख्याल है ये अगले किसी प्रोग्राम में रख लें। मैं बहुत कुछ जानता हूँ तो वक्त से पहले अभी इसका आंसर दे देना, पहले मुंह खोलना मेरा शॉर्टली आंसर दे दें जरा। आंसर ये है जी कि हैं तल्ख बहुत बंदा है मजदूर के औकात, उधर ध्यान दें। ये सारा कुछ जो बनाया है, ये सारी इमारत क्रैक हो रही है। आपके पास आप कर्जे ले रहे हैं, आगे खर्चे उनसे आप मुल्क चला रहे हैं, और जो मुल्क चलाना है उसमें वो प्रोजेक्ट नहीं कर रहे जो आपको प्रॉफिटेबल हो, अब वो कर रहे हैं जिसमें उनको ठेका ठेकी में उनको मामला उनके घर वाला ठीक हो, ये मामला ठीक करें, प्रायोरिटीज ठीक करें। अगला तो बंदा मुझे बता रहा था अच्छी भली बिल्डिंग की DGPR लाहौर की, इनकी 5 अरब रुपए की एलोकेशन हो गई है बिल्डिंग नहीं बनाने या ठीक करने के लिए। कर क्या रहे हैं? ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। बिल्डिंगें सड़कें ठेकेदारों से निकले बाहर। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया कर्नल रिटायर्ड साहब कुरैशी साहब आपका, ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब आपका, सरदार गौस बख्श बारोज़ई साहब आपका मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, डिबेट तो बड़ी दिलचस्प थी, लेकिन माज़रत के साथ मेरे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। आज के प्रोग्राम से दीजिएगा इजाज़त, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमारे हुक्मरानों को अक्ल अता फरमाए और हमारे पाकिस्तानियों को महफूज करे, और हर आने वाला दिन पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के हक़ में बेहतर हो। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। बशर्ते ज़िंदगी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।